चित्रा जी, आप लगभग 30 वर्षों से भी ज़्यादा से नारी आंदोलन में भी सक्रिय रही हैं, किसान आंदोलन में भी सक्रिय रही हैं, लोक विद्या के विचार को भी विकसित करने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम इससे अपनी बात शुरू करते हैं कि ये सब संदर्भ लेते हुए आज के समय में नारी मुक्ति या नारी आंदोलन का क्या रूप होना चाहिए, उस पर आपके क्या विचार हैं? इसको हम लोग थोड़ा पीछे जाके समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने अपना कार्य जब शुरू किया तो इस समझ के साथ शुरू किया कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण के कारण और उपनिवेशीकरण के कारण एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा बाहर फेंका गया है, जिसको हम लोग बहिष्कृत समाज और इसके इन श्रेणियों के अंतर्गत समझते हैं। और इस बहिष्कृत समाज का बहुत बड़ा हिस्सा स्त्रियों का है, जो ज़्यादातर ग्रामीण स्त्रियां हैं, मजदूर स्त्रियां हैं, कारीगर स्त्रियां हैं। और इन स्त्रियों के बारे में या एक तरह से एक समझ रही 20वीं सदी में कि इस बहिष्कृत समाज का अगर उद्धार होना है तो इनको किसी एक विशेष तरह के ज्ञान की, किसी विशेष तरह के कॉन्शसनेस की, चेतना की, या किसी विशेष तरह के विचार से लैस होने के मार्फत ही इनके उद्धार के रास्ते खुलेंगे। एक तरह से ये सोचा गया कि जितने भी किसान कारीगर समाज के लोग हैं, परिवार हैं, स्त्रियां हैं, इनको बाहर से किसी मदद की ज़रूरत है, ज्ञान के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, कार्यशैली में सुधार लाने के स्तर पर, सभी स्तर पर। और ये विचार बहुत घातक लगता है। हमारी समझ ये बनी कि गांधी के आंदोलन ने हमें एक दृष्टि दी है, जिसके तहत बार बार ये केवल गांधी के आंदोलन नहीं, शायद इस पूरब के देशों की एक परंपरा है कि जब भी संकट आता है आपके ऊपर या समाज के ऊपर, तो आप अपनी शक्ति को पहले संजो लीजिए, आपके अंदर की शक्ति को पहचानिए। तो ये जो परंपरा में सोचना शुरू किया, तब लोक विद्या का विचार सामने आया और हम लोगों को लगा कि ये खोजने की ज़रूरत है कि लोगों, इस बहिष्कृत समाज के लोगों के पास अपनी शक्ति का क्या प्रकार है। और उसमें एक नारी विद्या की पहचान की गई कि सामान्य स्त्री के पास किस तरह की विद्या है और उसमें क्या शक्ति है, जिसके आधार पर वो अपने एक उद्धार का रास्ता खुद बनाएगी। ये एक मोटी समझ थी, लेकिन इस मोटी समझ तक पहुंचने का एक रास्ता ये हुआ कि हम लोगों ने 20वीं सदी में पूरे हमारे देश में और हमारे जैसे तीसरी दुनिया के देशों में औद्योगिकरण और साइंस के चलते किसान कारीगर समाज की जो तबाही देखी है और जो खुद अनुभव की है, उसके चलते ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जब भी कोई बाहर का विचार आएगा महिलाओं के लिए या किसानों और कारीगरों के लिए, तो ये उनके लिए अपनी शक्ति तो नहीं बनेगा, उसको अपनाकर वो जिसकी विद्या है उसकी भलाई के लिए या उसकी सेवा में वो जरूर जाएगा। और वही होते हुए हम लोगों ने देखा। इस समझ के साथ हम लोगों ने फिर महिलाओं के बीच में संगठन की क्या प्रक्रियाएं होंगी, क्या नीति अपनानी चाहिए, इस पर सोचना शुरू किया। क्योंकि वो दौर जो था वो पश्चिम में जो स्त्री आंदोलन हुआ था उस समय का था, और भारत में बड़े पैमाने पर 75 से 85 के बीच में बड़े बड़े शहरों में बड़े आंदोलन हुए महिलाओं के, और एक लहर से उठी कि ये तो महिलाओं के मुक्ति का रास्ता है और इसको हर महिला समाज से समर्थन मिलना चाहिए। इस दृष्टि से, लेकिन फिर इस आंदोलन की समझ हम लोगों ने जब इस दृष्टि से बनानी शुरू की कि इस महिला आंदोलन में महिलाओं की अपनी ताकत कहाँ दिखाई दे रही है, तो ये समझ में आया कि ये तो ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाओं की अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। इनकी समझ और इनकी विचार की जो चौखट है वो सारी की सारी पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित है, और वही यहाँ लागू करने की बात हो रही है। उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर उसके मार्फत हम अपनी ताकत को बढ़ा ले जाएं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। और उसको फिर हम लोगों ने अलग अलग श्रेणियों में देखने की कोशिश की।
स्त्रियों की सक्रियता के हर क्षेत्र में उसको जांचने की कोशिश की कि महिला आंदोलन ने जो मुद्दे उठाए हैं वो ग्रामीण महिला के हित में कहाँ जा रहे हैं, कारीगर महिला के हित में कहाँ जा रहे हैं, आदिवासी महिला के हित में कहाँ जा रहे हैं, उनके अपने परिवार के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं इन सिद्धांतों के मार्ग को अपनाने से या कमज़ोर हो रहे हैं। इनको जांचने की एक प्रक्रिया शुरू की और इसके चलते हम लोगों को बार बार ये लगा कि ये हमारे जो खास तौर से बहिष्कृत समाज की जो ज्ञान परंपराएं हैं उस ज्ञान परंपरा के तर्क की चौखट में नहीं बैठ रहे हैं। वो वहाँ पर बराबर संघर्ष कर रहे हैं और वो स्त्रियों को एक तरफ से अपने ही घेरे के अंदर सतत संघर्ष की स्थिति में डाल दे रहे हैं और उनकी ताकत को संगठित करने में बड़ी बाधा बन रहे हैं। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक बनारस में 1993 के करीब एक संगठन बनाया, नारी हस्तकला उद्योग समिति के नाम से ये संगठन बना और इस संगठन की मूल समझ ये थी कि साइंस ने स्त्रियों को निष्क्रिय बनाया है। ये पहली लाइन थी जिसके मार्फत हम लोगों ने अपने कार्य को शुरू किया और स्त्रियों की निष्क्रियता का कारण उनको घरों में कैद करने का कारण साइंस में देखा गया और इस पर हम लोगों का लगभग शहर की पढ़ी लिखी महिलाओं से काफ़ी वाद विवाद और तेज़ बहसें हुई कि ये कैसा है और एक व्यवस्थित तौर पर हम लोगों ने दिखाना शुरू किया कि कोई भी तकनीक आने से किस तरह से सबसे पहले कारीगर और किसान महिलाओं के हाथ के काम छीने जाते हैं, उनका उससे अपने घरों में स्थान गिरता है, उनका अपने समाज में स्थान गिरता है। तो इस तरह से एक एक करके व्यवस्थित कई उदाहरण ला के दिए। वही दौर था जब बड़े बड़े शहरों में वीमेंस स्टडीज सेंटर शुरू हुए और उन्होंने भी अपनी रिसर्च की, जो रिसर्च स्टडीज़ की, उसमें भी ये उभर कर आया, लेकिन उसको किसी विचार में स्त्री आंदोलन ने अपनाया नहीं कि अगर सारे स्टडी सेंटर ये कह रहे हैं कि भाई प्रौद्योगिकी ने स्त्रियों के हाथ के काम छीने हैं, उनको निष्क्रिय बनाया है, तो इसको महिला आंदोलन में कैसे शामिल करें, इस पर कोई विचार वहाँ से नहीं आया। तो ये इस बात को हम लोगों ने लगातार नारी हस्तकला उद्योग समिति की मार्फत समाज के सामने लाया। दो बातें हम लोगों ने सामने लाई। एक तो स्त्रियों की मुक्ति का मार्ग, स्त्रियों के पास जो विद्या है उसको समाज में स्थान दिया जाए सम्मानित, उससे ही ये रास्ता बनेगा। दूसरा, स्त्रियों को श्रमिक नहीं कारीगर का स्थान मिलना चाहिए, उसको कारीगर की पहचान मिलनी चाहिए इस अर्थ में कि स्त्रियां जब श्रमिक होती हैं तो ये मानकर चला जाता है कि उनके पास कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत के तहत वो काम नहीं करती है और उनके पास केवल श्रम है। कारीगर कहने से ये होता है कि वो एक बाकायदा किसी ज्ञान की स्वामी है और उस ज्ञान को समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने ये अपनी परंपराओं से बहुत सी कहानियाँ निकाल कर हम लोगों ने बताने की कोशिश की कि किस तरह स्त्रियों की विद्या के क्षेत्र परिवार के लालन पालन के हैं, खाद्य और वस्त्र के निर्माण का है। और जहाँ तक हम लोग ने इसको कोशिश की, एक छोटी कोशिश कही जाएगी, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था ये, लेकिन ये कोशिश की कि तरह तरह के बाज़ारों का सर्वे किया और ये कहा और इस मांग को आकार देने की कोशिश की कि स्त्रियों को वस्त्र और खाद्य के निर्माण के क्षेत्र आरक्षित किए जाए। ये एक प्रमुख मांग नारी हस्तकला उद्योग समिति ने उठाई और ये 1998 में काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने संगठित किए बाज़ार और उसके बाद हम लोगों ने देखा भी कि स्थानीय बाज़ार को किस तरह से कुचलने की वैश्वीकरण के तहत ये चली और बड़ी कंपनियों के जो दो मुख्य स्तंभ थे जिस पर कब्जा किया गया वो वस्त्र और खाद्य उद्योग ही रहे। तो ये बात काफ़ी स्पष्ट रूप से सामने आई। तो हमें लगता है कि 21वीं सदी में इन दो क्षेत्रों पर कब्जा करने की अगर बात की जाए तो नारी आंदोलन एक अगला कदम जिसको कहेंगे लोकस्थ दर्शन के तहत खड़ा कर